क्यों विनीत जी, आप मैदान छोड़ रहे हैं? मैं आपको वादा करता हूं, मैं ऐसी कोई कमेंट नहीं करूंगा जो आपको तकलीफ दे। गयाना के पीएम श्रीमान मार्क फिलिप्स जी, श्री विनीत जैन जी, इंडस्ट्री के लीडर्स, सीईओज, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, ग्लोबल बिजनेस समिट की टीम ने इस बार समिट की जो थीम रखी है, मैं समझता हूं वो थीम इटसेल्फ बहुत अहम है। डिसरप्शन, डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। आज के इस दौर में ये बहुत ही चर्चित शब्द है और डिसरप्शन, डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन की इस चर्चा में कोई इस बात पर सहमत है कि भारत का समय है। दिस इज इंडियाज टाइम। और पूरे विश्व का भारत पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने अभी दावोस में, यानी एक प्रकार का वो इस प्रकार के लोगों का कुंभ मेला होता है वहां लिक्विड कुछ और होता है गंगा जल नहीं होता है वहां दावोस में भी भारत के प्रति अभूतपूर्व उत्साह देखा गया है। किसी ने कहा कि भारत एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी है। ये जो दावोस में बोला जाता था, दुनिया के नीति निर्धारक बोल रहे थे। कोई बोला कि भारत का डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नई ऊंचाई पर है। एक दिग्गज ने कहा कि दुनिया में अब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भारत का दबदबा न हो। एक बड़े पदाधिकारी ने तो भारत के सामर्थ्य की तुलना रेजिंग बुल से कर दी। आज दुनिया के हर डेवलपमेंट एक्सपर्ट ग्रुप में चर्चा है कि भारत 10 साल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और अभी विनीत जी वर्णन कर रहे थे, उसमें काफी चीजें उसका जिक्र था। ये बातें दिखाती हैं कि आज दुनिया का भारत पर भरोसा कितना ज्यादा है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट पहले कभी नहीं था। भारत की सफलता को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटिमेंट शायद ही कभी किसी ने अनुभव किया हो। इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा है, यही समय है, सही समय है। फ्रेंड,
किसी भी देश की डेवलपमेंट जर्नी में एक समय ऐसा आता है जब सारी परिस्थितियां उसके फेवर में होती हैं, जब वो देश अपने आप को आने वाली कई सदियों के लिए मजबूत बना लेता है। मैं भारत के लिए आज वही समय देख रहा हूं। और जब मैं 1000 साल की बात करता हूं तो बहुत ही समझदारी पूर्वक करता हूं। ये ठीक है कि किसी ने 1000 शब्द कभी सुना नहीं, 1000 दिन का नहीं सुना तो उसके लिए तो 1000 साल बहुत बड़ी लगती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो देख पाते हैं। ये टाइम पीरियड, ये कालखंड वाकई अभूतपूर्व है। एक प्रकार से वर्चुअस साइकिल शुरू हुई है। ये वो समय है जब हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और हमारा फिस्कल डेफिसिट घट रहा है। ये वो समय है जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट कम होती जा रही है। ये वो समय है जब हमारा प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और महंगाई नियंत्रण में है। ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है। ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है। फ्रेंड्स, इस बार हमारे अंतरिम बजट को भी एक्सपर्ट्स और मीडिया के हमारे मित्रों की खूब प्रशंसा मिली है। कई सारे एनालिस्ट ने भी इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ये लोक लुभावन बजट नहीं है। मेरे तारीफ का एक कारण ये भी है। मैं उन्हें इस समीक्षा के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनके आकलन में कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता हूं। कुछ मूल बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप हमारे बजट या ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग की चर्चा करेंगे तो आपको उसमें कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल्स नजर आएंगे और वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। ये बजट भी उसी का एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, जब किसी को परखना हो तो उसे किसी मुश्किल या चुनौती के समय में ही परखा जा सकता है। कोरोना महामारी और उसके बाद का पूरा कालखंड भी पूरे विश्व में सरकारों के लिए एक बड़ी परीक्षा बनकर आया था। किसी को कोई अंदाज नहीं था कि हेल्थ और इकोनॉमी की इस दोहरी चुनौती से निपटा कैसे जाए। इस दौरान भारत ने सबसे वो दिन याद कीजिए आप, मैं लगातार टीवी पे आकर के देश के साथ संवाद करता था और उस संकट की घड़ी में सीना तान करके देशवासियों के सामने हर पल खड़ा रहा था। और उस समय प्रारंभिक दिनों में मैंने कहा था और मैंने जान बचाने को प्राथमिकता दी थी और हमने कहा जान है तो जहान है। आपको याद होगा हमने जीवन बचाने वाले, संसाधन जुटाने में, लोगों को जागरूक करने में पूरी शक्ति लगा दी।
सरकार ने गरीबों के लिए राशन मुफ्त कर दिया। हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर फोकस किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि तेजी से हर भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचे। जैसे ही इस अभियान ने गति पकड़ी, हमने कहा जान भी है, जहान भी है। हमने स्वास्थ्य और आजीविका दोनों ही डिमांड को एड्रेस किया। सरकार ने महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे भेजे। हमने रेहड़ी पटरी वालों, छोटे उद्योगपतियों को आर्थिक मदद दी। हमने खेती किसानी में दिक्कत ना आए, इसके लिए सारे उपाय किए। हमने आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। मीडिया जगत के मेरे साथी उस समय के न्यूज़पेपर्स निकाल के देख सकते हैं। उस समय बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि मनी प्रिंट करो, नोट छापो, ताकि डिमांड बढ़े और बिग बिजनेस को मदद दो। इंडस्ट्रियल हाउस वाले तो मुझे दबाव डाले, वो तो मैं समझ सकता हूं, वो तो आज भी डालेंगे। लेकिन सारे नोबेल प्राइज विनर भी मुझे यही कहते थे, दो बस यही चल रहा था। दुनिया की अनेक सरकारों ने ये रास्ता अपनाया भी था, लेकिन इस कदम से और भले कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम देश की इकोनॉमी को हमारी मर्जी के हिसाब चला पाए। और महंगाई, उन लोगों का हाल ये था कि आज भी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो रास्ता उन्होंने चुना, उसके साइड इफेक्ट आज भी है। हम पर भी दबावने के बहुत प्रयास हुए थे। हमारे सामने भी ये सरल रास्ता था कि जो दुनिया कह रही है, जो दुनिया कर रही है, चलो हम भी उसमें बह चले। लेकिन हम जमीनी सच्चाइयों को जानते थे, हम समझते थे। हमने अनुभव के आधार पर अपने विवेक से कुछ निर्णय किए, और उसका जो नतीजा निकला, जिसकी आज दुनिया सराहना कर रही है, दुनिया उसका गौरवगान कर रही है। हमारी जिन नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, वो हमारी नीतियां साबित हुई। और आज इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत स्थिति में है। साथियों, हम एक वेलफेयर स्टेट है। देश के सामान्य मानवी का जीवन आसान हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने नई योजनाएं बनाई, वो तो स्वाभाविक है, बल्कि हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हर पात्र लाभार्थी तक ये योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। हमने सिर्फ वर्तमान पर ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य पर भी इन्वेस्ट किया। आप ध्यान देंगे तो हमारे हर बजट में आपको 4 प्रमुख फैक्टर्स नजर आएंगे। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रिकॉर्ड प्रोडक्टिव खर्च। दूसरा, वेलफेयर स्कीम्स पर अनप्रेसिडेंटेड निवेश। तीसरा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल। और चौथा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इन 4 बातों को आपने बराबर देखा होगा। हमने इन चारों विषयों में संतुलन बिठाया और चारों विषयों में ही तय लक्ष्य प्राप्त करके दिखाए। आज कुछ लोग हमसे पूछते हैं, ये काम हमने किया कैसे? इसके कई तरीके से मैं जवाब दे सकता हूं, और उनमें से एक अहम तरीका रहा है मनी सेव्ड इज मनी अर्न का मंत्र। जैसे हमने प्रोजेक्ट तेजी से पूरा करके उन्हें समय पर खत्म करके भी देश के काफी पैसे बचाए। टाइम बाउंड तरीके से प्रोजेक्ट पूरे करना हमारी सरकार की पहचान बन रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2008 में शुरू हुआ था। अगर पहले की सरकार ने तेजी से काम किया होता तो उसकी लागत 16,500 करोड़ रुपए होती।
लेकिन ये पूरा हुआ पिछले साल, तब तक इसकी लागत बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। इसी तरह आप असम के बोगी ब्रिज को भी जानते हैं। इसे साल 1998 में शुरू हुआ था और इसे 1100 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा होना था, 1100 खर्च। आपको जानकर के भारी होगी क्या हुआ होता, लेकिन बाद में हम आए, हमने इसको जरा तेज गति लगाई। 98 से चल रहा था मामला, हमने 2018 में उसको पूरा किया। फिर भी जो 1100 करोड़ का मामला था वो 5,000 करोड़ पर पहुंच गया। मैं आपको ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। पहले जो पैसा बर्बाद हो रहा था वो पैसा किसका था? वो पैसे किसी नेता की जेब से नहीं आ रहा था, वो पैसा देश का था, देश के टैक्स पेयर का पैसा था, आप लोगों का पैसा था। हमने टैक्स पेयर मनी का सम्मान किया। हमने परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आप देखिए, नए संसद भवन का निर्माण कितनी तेजी से हुआ। कर्तव्य पथ हो, मुंबई का अटल सेतु हो, इनके निर्माण की गति देश ने देखी है। इसलिए ही आज देश कहता है जिस योजना का शिलान्यास मोदी करता है उसका लोकार्पण भी मोदी करता है। साथियों, हमारी सरकार ने व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी देश के पैसे बचाए हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे यहां कांग्रेस सरकार के समय से कागजों में, आप ये सुनकर के हैरान हो जाओगे, कागजों में 10 करोड़ ऐसे नाम चले आ रहे थे जो फर्जी लाभार्थी थे, ऐसे लाभार्थी जिनका जन्म नहीं हुआ था, ऐसे विधवाएं थी जो बेटी के भी पैदा ही नहीं हुई थी। 10 करोड़। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नामों को कागजों से हटाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम शुरू की। हमने पैसे की लीकेज रोकी। एक प्रधानमंत्री कह के गए थे 1 रुपया निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। हमने डायरेक्ट ट्रांसफर किए, 1 रुपया निकलता है 100 पैसे पहुंचते हैं, 99 भी नहीं। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का परिणाम ये हुआ है, देश के करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। हमारी सरकार ने, सरकार को जी चीजें परचेज करनी होती हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जेम एक पोर्टल शुरू किया, GEM। उससे हमने समय तो बचाया है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, बहुत सारे लोग सप्लायर बन चुके हैं और उसमें सरकार की करीब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 65,000 करोड़ का सेविंग। ऑयल प्रोक्योरमेंट का डाइवर्सिफिकेशन भी हमने किया और उसके कारण 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं। ये आपको भी इसका लाभ मिल रहा है, डे टू डे मिल रहा है। पिछले 1 साल में सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करके भी हमने 24,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। और इतना ही नहीं, जिस स्वच्छता अभियान का कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, ये देश का प्राइम मिनिस्टर स्वच्छता की बातें करता रहता है। स्वच्छता अभियान के तहत हमने सरकारी इमारतों में जो सफाई का मैं काम करवाया, उसमें से जो कबाड़ निकला वो बेच करके मैं 1100 करोड़ रुपए कमाया हूं।
और साथियों, हमने अपनी योजनाओं को भी ऐसे बनाया कि देश के नागरिकों के पैसे बचे। आज जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पीने का शुद्ध पानी मिलना संभव हुआ। इस वजह से बीमारी पर होने वाला उनका खर्च कम हुआ है। आयुष्मान भारत ने देश के गरीब के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं और उसका उपचार हुआ है। पीएम जन औषधि केंद्र पर 80% डिस्काउंट, और हमारे देश में डिस्काउंट की एक ताकत होती है। कितना ही बढ़िया स्टोर हो, कितना ही बढ़िया माल हो, बगल वाला 10% डिस्काउंट लिखे तो सारी महिलाएं वहां चली जाएगी। 80% डिस्काउंट से हम देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को दवाई देते हैं जन औषधि केंद्र में, और उससे जिन्होंने वहां से दवाई खरीदी है उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, मैं वर्तमान पीढ़ी के साथ ही आने वाली अनेकों पीढ़ियों के प्रति भी जवाबदेह हूं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं। साथियों, खजाना खाली करके 4 वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं, और इसलिए हमने नीतियों में, निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिजली को लेकर कुछ दलों की अप्रोच आपको पता है। वो अप्रोच देश की बिजली व्यवस्था को बर्बादी की तरफ ले जाने वाली है। मेरा तरीका उनसे भिन्न है। आपको पता ही है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल जीरो कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर पैसा भी कमाएंगे। हमने सस्ते एलईडी बल्ब देने वाली उजाला योजना चलाकर, हमारे पहले की सरकार थी तब एलईडी बल्ब 400 रुपए में मिलता था। हमें आए तो स्थिति बन गई 40-50 रुपए मिलने लगा, और क्वालिटी सेम, कंपनी सेम। एलईडी के कारण बिजली बिल में लोगों के करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, यहां तो आप सब, यहां बहुत बड़ी मात्रा में सीजन पत्रकार भी बैठे हैं। आप जानते हैं 7 दशक पहले से हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे दिन रात दिए जाते रहे। इन नारों के बीच गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन तब की सरकारों ने गरीबी हटाने का सुझाव देने वाली एक इंडस्ट्री तैयार जरूर कर दी। उनको उसी से कमाई होती थी। कंसल्टेंट सर निकल पड़े थे। इस इंडस्ट्री के लोग गरीबी दूर करने का हर बार नया नया फॉर्मूला बताते जाते थे और खुद करोड़पति बनते जाते थे, लेकिन देश गरीबी कम नहीं कर पाया। सालों तक एसी कमरों में बैठकर वाइन एंड चीज के साथ गरीबी हटाने के फार्मूले पर डिबेट होती रही और गरीब गरीब ही बना रहा। लेकिन 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही ये इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया।
हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की नीतियां सही है, हमारी सरकार की दिशा सही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम देश की गरीबी कम करेंगे, अपने देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, हमारा गवर्नेंस मॉडल 2 धाराओं पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम 20वीं सदी की चुनौतियों को एड्रेस कर रहे हैं, जो हमें विरासत में मिली है, और दूसरी तरफ 21वीं सदी के एस्पिरेशंस को पूरा करने में हम जुटे हुए हैं। हमने कोई काम छोटा नहीं माना। दूसरी तरफ हम बड़ी से बड़ी चुनौती से टकराए, हमने बड़े लक्ष्यों को हासिल किया। हमारी सरकार ने अगर 11 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो स्पेस सेक्टर में भी नई संभावनाएं बनाई है। हमारी सरकार अगर गरीबों को 4 करोड़ घर दिए हैं तो 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनाए हैं। हमारी सरकार ने अगर 300 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं तो फ्रेट कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार ने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक बसें भी चलवाई है। हमारी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग से जोड़ा है, तो वहीं डिजिटल इंडिया से, फिनटेक से सुविधाओं का सेतु भी बनाया है। साथियों, इस हॉल में अभी देश दुनिया के तमाम विचारक और उद्योग जगत के गणमान्य महानुभाव बैठे हैं। आप अपने संस्थान के लिए टारगेट कैसे बनाते हैं? आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि हम पिछले साल जहां थे वहां से अपना टारगेट तय करते हैं कि पहले 10 पर थे तो 12 पर जाएंगे, 13 पर जाएंगे, 15 पर जाएंगे। अगर 5-10% की ग्रोथ है तो इसको अच्छा मान लिया जाता है। मैं कहूंगा कि यही कर्स ऑफ इंक्रीमेंटल थिंकिंग है। ये इसलिए गलत है क्योंकि आप खुद को दायरे में बांध रहे हैं, क्योंकि आप खुद पर भरोसा करके अपनी गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, मैं सरकार में आया था तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी इसी सोच में फंसी हुई थी। मैंने तय किया कि ब्यूरोक्रेसी को इस सोच से मैं बाहर निकालूंगा, तभी देश उस सोच से बाहर निकल पाएगा। मैंने पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा स्पीड से, कहीं बड़े स्केल पर काम करना तय किया, और आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 सालों में इतना काम हुआ है जितना पिछले 70 साल में, 7 दशक में नहीं हुआ है। यानी 7 दशक और 1 दशक की तुलना कीजिए आप। 2014 तक 7 दशक में करीब 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। 7 दशक में 20,000 किलोमीटर। हमने अपनी सरकार के 10 साल में 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। अब मुझे बताइए, कोई मुकाबला है? मैं मई महीने की बात नहीं कर रहा हूं। ट्वेंटी 2014 तक 7 दशक में 4 लेन या उससे अधिक के करीब 18,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। 18,000। हमने अपनी सरकार के 10 सालों में ऐसे करीब 30,000 किलोमीटर हाईवे बनाए हैं।
70 साल में 18,000 किलोमीटर, 10 साल में 30,000 किलोमीटर। अगर इंक्रीमेंटल सोच के साथ में काम करता तो कहां पहुंचता भाई। साथियों, 2014 तक 7 दशक में भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो रेल नेटवर्क बना था। बीते 10 सालों में हमने 650 किलोमीटर से ज्यादा का मेट्रो रेल नेटवर्क बनाया है। 2014 तक 7 दशक में भारत में 3.5 करोड़ परिवारों तक नल से जल का कनेक्शन था। 3.5 करोड़। 2019 में हमने जल जीवन मिशन शुरू किया था। बीते 5 साल में ही हमने ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचा दिया। साथियों, 2014 के पहले के 10 साल में देश जिन नीतियों पर चला था वो वाकई देश को कंगाली की राह पर लेके जा रही थी। इस बारे में संसद के इसी सेशन में हमने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक व्हाइट पेपर भी रखा है। आज उसकी चर्चा भी चल रही है। और मैं आज जब इतना बड़ा ऑडियंस है तो अपने मन की बात भी बता देता हूं। ये व्हाइट पेपर मैं जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता। लेकिन 2014 में जो चीजें जब मेरे सामने आई मैं चौंक गया था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। अगर मैं इन चीजों को उस समय खोल देता, जरा भी एक नया गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते डूब गए, अब नहीं बच सकते हैं। जैसे किसी मरीज को पता चले ना कि भाई तुम्हें एक गंभीर बीमारी है तो आधा तो वहीं खत्म हो जाता है। देश का वही हाल हो जाता। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती। और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए। और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। उसको देखोगे तो पता चलेगा हम कहां थे और कितनी बुरी स्थितियों से निकल करके आज हम यहां पहुंचे हैं। साथियों, आज आप भारत की उन्नति की नई ऊंचाई देख रहे हैं। हमारी सरकार ने अनेकविध काम किए हैं। और अभी मैं देख रहा था कि तीसरी इकोनॉमी हमारे विनीत जी बार बार कह रहे थे। और किसी को आशंका नहीं है। मैं देख रहा था, विनीत जी तो बहुत नम्रता से बोलते हैं, अत्यंत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन फिर भी आप सब भरोसा करते हैं हाँ यार हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्यों? बगल में मैं बैठा था। और मैं आपको गारंटी देता हूं,
हमारे तीसरे टर्म में देश इकोनॉमी में दुनिया में नंबर 3 तक पहुंच जाएगा। और साथियों, आप ये भी तैयारी रखिए, मैं कोई चीज छिपाता नहीं हूं, हर एक को तैयारी करने का मौका भी देता हूं। लेकिन लोगों को क्या है कि लगता है ये जो पॉलिटिशियन है तो बोलते रहते हैं, लेकिन अब अनुभव मेरा हो गया है आपको, मैं ऐसे ही बोलता नहीं हूं। और इसलिए मैं बताता हूं, तीसरे टर्म में और भी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। भारत की गरीबी दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए हमने नई योजनाओं की तैयारी पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूं और बहुत एक एक दिशा में कैसे काम करूंगा, कहां ले जाऊंगा, इसका पूरा रोड मैप मैं बना रहा हूं। और करीब करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों से मैंने सुझाव लिए हैं, अलग अलग तरीके से 15 लाख से ज्यादा लोगों से उस पर काम करता रहा हूं, जिसकी मैंने कभी प्रेस नोट नहीं दी है, पहली बार बताता हूं। काम चल रहा है और आने वाले 20-30 दिन के अंदर वो फाइनल रूप भी ले लेगा। नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं आशा करता हूं कि इस समिट में सकारात्मक चर्चाएं होगी, बहुत से अच्छे सुझाव निकल करके जाएंगे जो हमको भी जो रोड मैप तैयार हो रहा है उसमें काम आएंगे। एक बार फिर इस आयोजन के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।